हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एडीक्यूटी पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम एमटीएस हवलदार एग्जाम को टारगेट करते हुए एडीक्यूटी पैटर्न पे नए नए प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज यह दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो इस सेट में टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट इन 60 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस टाइम आप देख रहे होंगे कि एसएससी द्वारा नए नए सॉल्व पूछे आ रहे हैं। तो एसएससी मास्टर द्वारा जो 2025 में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट सेकेंड होने वाला है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको इस क्लास के टारगेट को पूरा करना है। 60 क्वेश्चन हल करना है, 45 क्वेश्चन सही करना है। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर माइनस मार्किंग होगा। तो इसके हिसाब से अपना स्कोर करेंगे। यह पेपर पूरे 180 नंबर का होने वाला है। तो आप सभी को 45 इंटू 3 कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 135 होगा। कम से कम 180 में से 135 नंबर लेना है। तो ऐसा करिएगा कि कम से कम 130 प्लस तो आपका स्कोर हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा, इसलिए जितना भी आप क्वेश्चन सही करेंगे काउंट करते चलेंगे साथ में। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास आ रही है, एक सुबह 8 बजे आ रही है, एक दोपहर 12:30 पे आ रही है और एक शाम 6:30 पर। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। यदि आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो आप नोटिफिकेशन को अभी ऑन कर लेंगे। ऐसे क्या होगा कि डेली आपको तीनों क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न पहले टॉपिक से डिस्कस करते हैं। देखिए, शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। एक प्रश्न कन्फर्म है पुस्तक से, आप सभी को मालूम है। तो बताइए, शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, सबा नकवी है। तो पहले का ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस क्लास को आप एज अ मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर बताइएगा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन है? बताइए। हु इज द करेंट कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो कौन है सीएजी वर्तमान के? तो संजय मूर्ति हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, जैन समुदाय का पवित्र स्थान समेध शिखर कहाँ स्थित है? जैन समुदाय का पवित्र स्थान समेध शिखर कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, झारखंड में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 के तहत। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताइए, ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, पुर्तगाली है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, चीन में फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? बताइए, चीन में फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, बीजिंग में स्थित है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो आप सभी को मालूम होगा, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था, जो कि मेरे दोस्त 1961 से लेकर 1966 तक चला था। तो याद रखिएगा आप लोग, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करेगा क्वेश्चन नंबर 10 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा 22% है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेगा क्वेश्चन नंबर 11। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए, व्हेन वाज द सेबी एक्ट पास्ड? तो दोस्त मेरे 1992 में। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्त मेरे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 2000 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नौसेना में पहली पायलट का नाम क्या है? बताइए, भारतीय नौसेना में पहली पायलट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा शिवांगी है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ये सवाल इस बार आपके पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे युद्ध हुआ था, तो भाई जो महिला पायलट थे उनका बहुत ही अहम रोल था इस बार भारतीय नौसेना में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15। डैश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। ओंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं? ओंगे आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन है आज से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? बताइए, कितने भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं? तो याद रखिए 5 राज्यों की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? बताइए, कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो याद रखिएगा दोस्त कांडला है, जो कि गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? बताइए, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो दोस्त मेरे कोचीन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। अटल पेंशन योजना में कितने वर्ग की आयु निर्धारित है? बताएंगे, अटल पेंशन योजना में कितने वर्ग की आयु निर्धारित है? तो दोस्त मेरे याद रखिए 18 से 40 वर्ष के। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया था? बताइए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया? तो दोस्त मेरे 2003 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ इटली? इटली की मुद्रा क्या है? तो भाई याद रखिएगा यूरो है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताएंगे, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। दांडी मार्च कब हुआ था? बताएंगे, दांडी मार्च कब हुआ? तो 1930 में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा एक्ट बिना वकील बिना दलील वाला कानून कौन सा है? बताइए, कौन सा एक्ट बिना वकील बिना दलील वाला कानून कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा रॉलेट एक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26। जीरो की खोज किस काल में हुई? तो दोस्त मेरे जीरो की खोज किस काल में हुई थी? तो याद रखिएगा गुप्त काल में।
ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। अवसर समानता उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद में है, बताइए अवसर समानता उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। वर्तमान में फ्रांस देश के राष्ट्रपति कौन है? बताइए करेंट प्रेसिडेंट फ्रांस के कौन है? तो याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रो हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? बताइए भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो भाई सुबह वाली क्लास में बताया था चैत्य भूमि है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया था? बताइए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? बताइए किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? तो भाई याद रखिएगा ऋग्वेद में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या माना जाता है? बताइए दोस्त किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या माना जाता है? तो याद रखिएगा 15 से लेकर 59 वर्ष तक के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? ये करंट अफेयर का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन सवाल है ये भाई। ये पेपर में हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में आएगा कि ये भारत का 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा बना है। तो याद रखिएगा दोस्त सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। विजय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड? तो भाई याद रखिएगा 16 दिसंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 35 को। सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखिएगा परमवीर चक्र है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? बताइए मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? याद रखिएगा प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 तो। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा शक्ति और साहस का है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए रिसेंटली बिकम द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर कौन है भाई? तो लॉरेंस वोंग है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 39। पेरिस पैरालंपिक 2024 में तीरंदाजी में भारत के लिए पहला गोल्ड स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? बताइए पेरिस पैरालंपिक 2024 में तीरंदाजी में भारत के लिए जो पहला गोल्ड या स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीत लिया था? बताएंगे दोस्त। याद रखिएगा हरविंदर सिंह ने जीता था। तो ऑप्शन है इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 को। तो निम्न में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले साक्ष्य मिले थे? बताइए किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले साक्ष्य मिले? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कालीबंगा मिला था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। भोजन को अत्यधिक गर्म करने पर नष्ट हो जाता है तो क्या नष्ट होता है? प्रोटीन, फॉलिक एसिड, वसी अम्ल या विटामिन? तो भाई याद रखिए विटामिन नष्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। कोलेस्ट्रॉल है एक क्या? बताइए कोलेस्ट्रॉल तो है लेकिन क्या है एक? तो सर ये तो स्टेरॉइड है भाई।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। मनुष्य का आंखों का रंग कौन निर्धारित करता है? मनुष्य का आंखों का रंग कौन निर्धारित करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा आइरिस करता है भाई। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। डीएनए में कौन सा नहीं होता है? थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल। यदि आप कॉम्बिनेशन बनाते होंगे तो देखते होंगे यूरेसिल नहीं आता है भाई, तो डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं होता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा विटामिन B12 का एक घटक तत्व है? बताइए विटामिन B12 का एक घटक तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन अ वेल हार्ट? आपको याद होगा 4 होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? बताइए शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा बिल्कुल यह क्या होता है भाई? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? बताइए पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। भौतिक परिवर्तन कौन सा यानी फिजिकल चेंजेस कौन सा इनमें से? तो मोम का जो पिघलना आपको दिखाई दे रहा होगा ये फिजिकल चेंजेस है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? तो दोस्त मेरे 159 लीटर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कॉल करिए। परागकण पौधे के किस अंग में उत्पन्न होते हैं? परागकण पौधे के किस अंग में उत्पन्न होते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिए फूल में होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो भाई आप चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन? तो जीन की तो आपको मालूम होगा भाई क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? तो सिस्ट्रॉन होती है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। शुक्राणु में दैहिक कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? शुक्राणु में दैहिक कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो भाई याद रखिएगा आधी होती है। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? अति चालक वह चालक होता है जिसका भाई प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस शून्य होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? राइट बंदूक किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा वायुयान के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? बताइए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए CHCl3 होता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। मनुष्य में कवक से उत्पन्न सामान्य रोग बताइए। मनुष्य में कवक से उत्पन्न सामान्य रोग कौन सा है? तो भाई याद रखिए दाद है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। मेनिनजाइटिस रोग द्वारा प्रभावित अंग है। बताइए मेनिनजाइटिस रोग उत्पन्न प्रभावित अंग कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिए मस्तिष्क का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? भाई हु प्रोवाइड्स कलर टू ह्यूमन स्किन? मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा मेलानिन करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन MRI मशीन?
तो किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई चुंबकीय तरंग का। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो अब बताइए आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने सारे क्वेश्चन को तैयार किया होगा। तो साथ ही आज जो शाम को 6:30 पे क्लास आएगी वो आपकी आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आने वाली है। यदि आप भी साथ ही ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं तो भाई आज तो 22 तारीख हो चुका, 8-9 दिन में सब कुछ मालूम हो जाएगा कि पेपर कौन देंगे। एग्ज़ाम पहले तो पेपर होगा या नहीं 17 नवंबर से, जो रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया गया है। ओके दोस्त, लेकिन हम अपनी तैयारी छोड़ेंगे नहीं भाई। कोर्ट में केस चल रहा है 10th वर्सेस ITI को लेकर, देखते हैं 30 तारीख को सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से रखिए, शानदार तरीके से रखिए। किसी प्रकार का दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं शाम को 6:30 पर नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।